प्रोग्राम शहरनामा में मैं हूं आपकी होस्ट रुकाशा गुल। नाज़रीन, आज जिस इलाके की सैर करवाने आपको लिए जा रही हूं, उसे रोमान परवर धरती और औलिया कराम का मस्कन कहा जाए तो कुछ गलत ना होगा। ये खित्ते में फैली है चार सू हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह की रूहानियत की फजा, और इसी फजा में परवान चढ़े हैं इस शहर के बासी। ये खित्ता अपनी कदामत, तारीख, सियासत, समाजियत और सकाफत की कई रिवायात अपने अंदर समोए हुए है। इस इलाके की सैर के बाद और नहीं तो कम से कम आपके दिल का रांझा तो ज़रूर राज़ी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ बसती है हीर। तो आइए अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं और चलते हैं सरज़मीन इश्क यानी झंग। नाज़रीन, ज़िला झंग का शुमार पंजाब के कदीम तरीन खित्तों में किया जाता है और इस खित्ते में तारीख के बड़े बड़े राज पोशीदा है। कहा जाता है कि झंग की तहसील शोरकोट के आसार कदीमा में मिलने वाले सिक्कों के एक तरफ गौतम बुद्ध और दूसरी तरफ अशोक की तस्वीरें बनी हैं, जिससे पता चलता है कि ये खित्ता चंद्रगुप्त मौर्य के पोते अशोक से पहले आबाद था। फिर 1974 में एक रिपोर्ट शाया की गई महकमा आसार कदीमा की तरफ से, जिससे ये पता चलता है कि ये खित्ता चंद्रगुप्त मौर्य के दौर से आबाद हुआ। फिर अजीम सिकंदर यूनानी समंदर की तरफ जाते हुए इस खित्ते से गुजरा था। फिर 1334 में एक अजीम सयाह, मतलब मशहूर सयाह इब्ने बतूता का भी यहाँ से गुजर हुआ। एक और रिवायत के मुताबिक इस खित्ते को 1288 में राय सियाल ने अपने मुर्शिद हज़रत जलाल शाह बुखारी के कहने पर आबाद किया था, और यूं सियाल कबीले की यहाँ पर जो हुकूमत रही वो तकरीबन 360 साल तक, और उस हुकूमत के जो आखिरी हुक्मरान थे वो अहमद खान थे, जिनकी हुकूमत 1812 से लेकर 1822 तक चली। इस खित्ते का एक मुफस्सल जिक्र 1526 में शहनशाह बाबर की जो किताब है तुज़्के बाबरी, उसमें किया गया है, जिससे पता चलता है कि भेरा, खुशाब और चनाब के आसपास के इलाकों पर जो हुकूमत थी वो अहमद खान ही की थी। फिर 1805 में ये इलाका महाराजा रंजीत सिंह के ज़ेरे असर रहा और 1848 में अंग्रेज़ों ने कब्ज़ा किया, सिखों को शिकस्त दी और यूं ये खित्ता ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा बन गया। माजी में झंग के इलाके को सांदल बार भी कहा जाता था। बार एक मकामी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है घने जंगलात। फिर और कई रिवायात हैं जिनसे हमें झंग की वजह तस्मिया पता चलती है, जैसे कि झंग लफ्ज़ झंगी से लिया गया है जिसका अंग्रेज़ी में माने हैं बुशेस। फिर एक और रिवायत से पता चलता है कि झंग लफ्ज़ की जो इस्तिलाह है वो संस्कृत के लफ्ज़ जंगला से की गई है, इससे अखज़ किया गया है, जिसका मतलब जो मकामी पंजाबी ज़ुबान में वो झंग बनता है। फिर आपको पता है कि माजी में लोग दरियाओं के किनारे रहा करते थे, छोटी छोटी बस्तियां बना के। उन बस्तियों को झोंक कहा जाता था, फिर जिसकी मुनासबत से इस इलाके का नाम झंग पड़ गया। वैसे माजी में इस इलाके के और भी बड़े नाम थे, जैसे कि जंगल, झंगड़, फिर झंग मगियाना, फिर उसके अलावा झंग सियाल, और यहाँ के जो बासी हैं उन्हें झंगवी कहा जाता है। फैसलाबाद डिवीज़न का हिस्सा ज़िला झंग 4 तहसीलों पर मुश्तमिल है, जिसमें तहसील 18 हज़ारी, अहमदपुर सियाल, झंग और शोरकोट शामिल हैं। ज़िला झंग के महल्ले वकू की बात करें तो इस ज़िला के शुमाल में सरगोदा और चिन्योट, जनूब में खानेवाल, मगरिब में लैया, भक्कर और खुशाब, मशरिक में फैसलाबाद और टोबा टेक सिंह और जनूब मगरिब में मुजफ्फरगढ़ वाक़ है। ये चज दोआब का इलाका कहलाता है, जहाँ हेड तरीमू के मकाम पर 2 खूबसूरत दरिया, दरियाए चनाब और दरियाए झेलम आपस में मिलते हैं और निहायत हसीन मंजर पेश करते हैं। इसके अलावा मगरिब में थल का सहराई इलाका भी मौजूद है, जो दरियाए झेलम के किनारे से शुरू होता हुआ खुशाब
और भक्कर तक जाता है। जिला झंग का कुल रकबा 6162 मुरब्बा किलोमीटर है। 2017 की मरदमशुमारी के मुताबिक जिला झंग की कुल आबादी 27,42,633 नफूस पर मुश्तमिल है। ये जिला 722 देहात पर मुश्तमिल है और इसकी देही आबादी 21,44,201, जबकि शहरी आबादी 5,98,432 है। जिला में मर्दों की कुल तादाद 13,94,928, खवातीन की कुल तादाद 13,47,444, जबकि 261 ख्वाजा सरा आबाद हैं। यहाँ मघियाना, खोखर, जट, निस्वाना, बलोच, गिलोतर, लाली, सुपरा, थुम, काठियाना, सियाल, सैयद, कुरैशी और राजपूत कबाइल कसरत से आबाद हैं। और जिला झंग में पंजाबी जुबान का जांगली और झंगोची लहजा कसरत इस्तेमाल रहता है। जिला झंग की धरती ने बहुत से ऐसे सपूत पैदा किए जिन्होंने हर शोबे में मुल्की और बैनुल अक़वामी सतह पर इस खित्ते समेत मुल्क का नाम रोशन किया। इस धरती की लड़ी में ऐसे मोती जड़े हैं जिनका फैज़ आज भी नुमाया है। इनमें पंजाबी सूफी बुजुर्ग व शायर हज़रत सुल्तानुल आरफीन सुल्तान मोहम्मद बाहू रहमतुल्लाह अलैह, इस्लामी स्कॉलर फरीदुद्दीन कादरी, मुस्लिम सूफी स्कॉलर और बानी मिनहाजुल कुरान ताहिरुल कादरी, नोबल इनाम याफ्ता प्रोफेसर अब्दुस्सलाम, पाकिस्तानी साइंसदान इरशाद हुसैन, सीनियर ब्यूरोक्रेट मेहर जीवन खान डब, सियासतदान खान मोहम्मद आरिफ खान रजबाना सियाल, सियासतदान और सफ़ीर आबिदा हुसैन, शेख वकास अकरम, रुकने कौमी असम्बली साहबजादा मोहम्मद महबूब सुल्तान, जस्टिस मंजूर सियाल, सीनियर सहाफ़ी नज़ीर नाजी, शायर मजीद अमजद, शेर अफजल जाफरी, राम रियाज, कैप्टन जाफ़र ताहिर, मुसन्निफ़ और कॉलम निगार मोहसिन मघियाना, सहाफ़ी शायर मुसन्निफ़ और तज्ज़ियाकार महमूद शाम, कारगिल जंग में जामे शहादत नोश करने वाले ब्रिगेडियर नुसरत सियाल शहीद, फोक सिंगर मंसूर अली मलंगी, फोक सिंगर तालिब हुसैन दर्द, साबिका क्रिकेटर और पाकिस्तानी एम्पायर अलीम डार, क्रिकेटर मरियम हसन, क्रिकेटर गुलाम शब्बीर और सोशल एक्टिविस्ट निघत दाद का ताल्लुक भी जंग की सरजमीन से है। नाज़रीन, मैं इस वक्त झंग में मौजूद माई हीर और मियाँ रांझा के मज़ार पर मौजूद हूँ। ये वो दो लोक किरदार हुए हैं जिनके बारे में कई शुरा कराम ने अपने कलम बंद किए और इस कहानी को कई बार फिल्मी पर्दे की जीनत भी बनाया गया। इस किस्से को पहली बार लिखा तो दामोदर दास ने था, जिनका ताल्लुक इसी सरजमीन से है। लेकिन ये हीर हिज्र में खुद तो रुखसत हो गई, लेकिन हमारे पंजाब के शेक्सपियर वारिस शाह को हमेशा के लिए अमर कर गई। यहाँ पर आके मुझे कुछ मिथ्स सुनने को मिली। पहली तो ये कि ये जो मज़ार है बड़े मुनफरिद अंदाज में बनाया गया है, नो डाउट, और इसका जो गुंबद है वो कटा हुआ है, हॉलो है। यहाँ के लोगों का कहना है कि उस हॉलो गुंबद से, उस खाली जगह से बारिश अंदर नहीं आती। इसके अलावा एक और मिथ है और तारीख दानों के मुताबिक भी कुछ का कहना है कि यहाँ पर हीर और रांझा दोनों दफन हैं, जबकि कुछ का कहना है कि यहाँ पर सिर्फ माई हीर दफन है। और मोहब्बत करने वाले आज भी मोहब्बत के चिराग जलाने यहाँ पर आते हैं। आइए आपको मज़ार के अंदर के मनाज़िर दिखाते हैं।
नाज़रीन, हमारे मुआशरे ने हमारे जहनों में एक अजीब सी बात फीड कर रखी है कि तरक्की के लिए, कामयाब होने के लिए दौलत का होना बहुत ज़रूरी है। और जो आजकल का मुआशरा है उसने तो ये भी साबित करना शुरू कर दिया है कि सिफारिश भी होना ज़रूरी है। लेकिन मेरे ख्याल से अगर आप इस्तकामत से चलते रहें, मेहनत और लगन से आगे बढ़ते रहें और एक साफ पाक नीयत के साथ अपने हर काम की शुरुआत करें, तो कामयाबी की मंजिलें छूने से आपको कोई नहीं रोक सकता। इसके लिए दौलत और सिफारिश का होना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। और आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत के बारे में बताऊंगी जिसके पास ना तो दौलत थी ना सिफारिश। उसने जो भी किया अपनी नीयत, अपनी मेहनत और अपनी तालीम के बलबूते पे किया। इस वक्त मैं एक तारीख़ी घर में मौजूद हूँ। इसका ताल्लुक़ ये बिलोंग करता है हमारे तारीख़ी शख्सियत जो है डॉक्टर अब्दुस सलाम से, जो कि हमारे पाकिस्तान के एक बहुत बड़े साइंसदान हुए हैं। ये 29 जनवरी 1926 को पैदा हुए। आइए मैं आपको साथ साथ घर का विज़िट भी करवाती हूँ और दिखाती हूँ कि ये 2.25 मरले का घर, एक इतने बड़े इंसान का घर, जिसे पता चलेगा, जिससे ये साबित होगा कि कामयाब होने के लिए आपको दौलत की, सिफारिश की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये वो इंसान हुए हैं जिन्हें जंग के वो पहले इंसान जिन्हें नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया, और ये जो कारनामा उन्होंने अंजाम दिया ये फ़िज़िक्स की उसमें फील्ड में दिया। ये वो शख्सियत थे जिन्होंने पूरे दुनिया में अपना एक नाम किया। आपने तकरीबन 30 से 35 यूनिवर्सिटीज़ से डिग्रियां हासिल की और उसके अलावा तकरीबन 22 ममालिक ने आपको जो एजाज़ नवाजे, वो तो एक अलग बात है। नाज़रीन, मैं इस वक्त डॉक्टर अब्दुस सलाम के उसी 2.25 मरले के घर की छत पर मौजूद हूँ और मेरे साथ मौजूद हैं बाबा नज़ीर, जो कि हमसाए हैं और इन्होंने अपनी आंखों से डॉक्टर अब्दुस सलाम को देख रखा है। ये उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी, कैसे आप? बस शुक्र है अल्लाह पाक आसान मालिक का। भाई ये जो उनसे थे ना, बहुत अच्छे आदमी थे। ये हमने सब कुछ इनका देखा, यहाँ आते रहते थे, सबसे मिल के जाते थे। जब ये आते थे ना तो सारे घरों को बुला के उनसे मिल के जाते थे, भाई तुम्हारा क्या हाल है। अच्छा। आते रहे हैं, यहाँ इनकी पैदाइश भी यहीं हुई है, तो माशाल्लाह तालीम भी यहीं करी है इन्होंने, तो जवान भी यहीं हुए हैं, सब कुछ यहीं इसी छोटे से मकान में इन्होंने करा है। एक तो मल्लेदारों से जो मिल के जाता है, रवैया उसका बहुत अच्छा था। सही। बहुत अच्छा आदमी था। ये जो सारा मल्ला है ना हमारा, उसकी कदर बड़ी करता था। जिस टाइम वो आता था ना, मैं जैसे आई हूँ तो लोगों ने उनके बारे में तज़किरा शुरू कर दिया, बातें मुझे बड़ा अच्छा लगा। नाज़रीन, आज हम 5th जनरेशन वॉरफेयर का हिस्सा हैं और जदीद टेक्नोलॉजी ने हमें हर तरफ से घेर रखा है। लेकिन पुराने ज़मानों में जब जंगें हुआ करती थी तो लड़ाइयाँ होती थी तीरों से, और फिर आहिस्ता आहिस्ता तीर अंदाजी एक खेल बन गया। यूरोप में तो ये मकबूल तरीन खेल समझा जाता है और पिछले 300 सालों से लड़ा जा रहा है, खेला जा रहा है। फिर एक दौर में ये चीन का कौमी खेल भी रहा, लेकिन पाकिस्तान में इसका बाकायदा आगाज़ हुआ 1972 में, और एक तंजीम जो कायम की गई, आर्चरी फेडरेशन, वो 1995 में कायम की गई। और इस वक्त मैं खावर शाह नेशनल आर्चरी एकेडमी में मौजूद हूँ और मेरे साथ बड़े प्यारे प्यारे छोटे छोटे क्यूट से जो हैं वो तीरंदाज मौजूद हैं। सबसे पहले तो मैं दुश्मन को चेतावनी देना चाहती हूँ कि आंख उठा के देखने की जुर्रत मत करना, क्योंकि हमने अपने जो है ना तीरंदाज तैयार कर लिए हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम ज़ैनब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? मैं ठीक हूँ। अच्छा, मुझे ये बताओ कि आपको ये जो आर्चरी का शौक़ है वो कैसे हुआ? मुझे इसको देखकर बहुत शौक किया कि मुझे भी दिल किया कि मैं यहाँ पे आकर तीरंदाजी सीखूं। और मैं जब भी अपने स्कूल से गुजरती थी तो मैं इसको देखती थी कि यहाँ पे बहुत रोज़ बच्चे आकर करते थे, तो मैं भी इससे इंस्पायर हुई और मैंने भी यहाँ पर आकर गेम शुरू कर दी। तो मुश्किल नहीं लगा ये? नहीं, यहाँ पर हमारे सर अमानुल्लाह शान जो थे उन्होंने हमें इस तरह इंस्पायर करके सिखाया और आहिस्ता आहिस्ता फिर हम इस मकाम पर पहुँच गए।
नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त अमानुल्लाह शान साहब मौजूद हैं जिन्होंने झंग की सरजमीन पर तीरंदाजी को फ़रोग दिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। सर, मुझे ये बताएं कि झंग का नाम रोशन कर दिया, बोलबाला कर दिया, क्या वजह बनी? 2015 में मैंने खावर शाह नेशनल आर्चरी एकेडमी की बुनियाद रखी और जैसे आपने क्वेश्चन किया कि क्या वजह बनी कि आर्चरी पाकिस्तान का मकबूल खेल हो गया, उसकी वजह ये है कि यहाँ पे जब हमने स्टार्ट की और उसका मेन मकसद यही था कि ये हदीस शरीफ में है कि तुम तीर अंदाजी को लाजिम पकड़ो, ये तुम्हारे खेलों में बेहतरीन खेल है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इस एकेडमी से 13 नेशनल प्लेयर हैं और 3 इंटरनेशनल प्लेयर हैं माशाल्लाह। और नेशनल टाइटल भी हमारे पास है। पाकिस्तान नंबर 2 भी खिलाड़ी इसी ग्राउंड से ही बिलोंग करता है। अच्छा। और पंजाब में हमने तकरीबन 13 दफ़ा पंजाब इवेंट्स विन किए हुए हैं। सही। नाज़रीन, बहुत रेयरली ऐसा होता है कि हमें ऐसी मिसालें देखने को मिलती हैं जिनसे पता चलता है और जो साबित करती हैं कि ज़िंदगी में कोई भी हादसा हो जाए, किसी भी किस्म का ज़वाल आपके सामने आए, आपने जीना नहीं छोड़ना, हिम्मत नहीं छोड़नी और आपने ज़िंदगी को जीना है। और मेरे साथ एक ऐसी मिसाल मौजूद है, कासिम ताहिर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। थोड़ा मुझे बताएं कि हादसा क्या पेश आया था और कैसे? 2015-19 नवंबर को रात तकरीबन 10 बजे मेरा रोड एक्सीडेंट हुआ। तो उसके बाद बिल्कुल एक टांग मेरी मौके पे अलहदा होगी, दूसरी फिर उन्होंने अलाइड हॉस्पिटल फैसलाबाद वालों ने काट दी थी। तो तकरीबन मैं 7-8 माह चारपाई पे रहा क्योंकि ज़ख़म ठीक होने में टाइम लग रहा था काफ़ी, लेकिन जिस तरह ठीक हुए हैं तो उसके बाद मैंने दोनों मसनूई अपनी टांगें लगवाई और 3 साल मैं बिल्कुल घर में ही रहा हूँ। मुझे ये बताएं कि आपने इस एकेडमी को कब ज्वाइन किया? ये मैंने 2018 1 अक्टूबर 2018 को मैंने ज्वाइन किया। और अचीवमेंट्स आपकी क्या? और अचीवमेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह मैं 4 नेशनल खेल चुका हूँ, 2 दफ़ा इंटरनेशनल खेल चुका हूँ और इंटरनेशनल लेवल पर मेरी पूरे वर्ल्ड में 17 पोजीशन है। और अभी जो दिसंबर में नेशनल हुई है कराची में, उसमें मैं टॉप 2 में हूँ, स्कोरर हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह इसके अलावा और मेरी बहुत अचीवमेंट है। मैं यही कहना चाहूँगा कि काइंडली क्रिकेट से हट के भी जो हमारी ये तीरंदाजी है, आर्चरी है, इसके ऊपर ख़ुसूसी तवज्जो दी जाए। इसमें बहुत टैलेंट मौजूद है। ज़िला झंग में सेहत की सहूलियात फराहम करने के लिए यहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल है, 4 तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल, 11 दही सेहत के मराकज़, 58 बुनियादी सेहत के मराकज़, 51 दही डिस्पेंसरीज़ हैं, 7 MCH सेंटर हैं, 1 TB सेंटर है, 1 पब्लिक हेल्थ नर्सिंग स्कूल है, इसके अलावा 1 जनरल नर्सिंग स्कूल है। और यहाँ पर जो बेड्स की कुल तादाद है वो 779 है। आवाम की सहूलियात को मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत ने हालिया दिनों में चंद पोस्ट की मंजूरी दी है, जिसमें 62 स्पेशलिस्ट हैं, 165 डॉक्टर्स हैं, 24 लेडी डॉक्टर्स हैं, 3 ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं, इसके अलावा 52 लेडी हेल्थ स्टाफ है, फिर 610 पैरामेडिकल स्टाफ है, 545 लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं, इसके अलावा 958 सपोर्ट स्टाफ है। ये मंजूरी तो दे दी गई है, लेकिन हुकूमत से दरख्वास्त है कि जल्द अज जल्द इन पोस्ट पे भर्ती की जाए और आवाम को जल्द अज जल्द फ़ायदा दिया जाए ताकि आवाम इन तमाम सहूलियात से मुस्तफ़ीद हो सकें। नाज़रीन, यहाँ पर यह भी देखा गया है कि बाकी महकमों की तरह महकमा सेहत भी बहुत से मसाइल से दोचार है। जैसा कि यहाँ पर बहुत सारे हॉस्पिटल्स में, ट्रॉमा सेंटर्स, इमरजेंसी वार्ड्स में डॉक्टर्स की किल्लत की वजह से यंग डॉक्टर्स को मामूर किया गया है। उसके अलावा यहाँ पर अद्वियात की अदम दस्तयाबी है, आलात की कमी है और यहाँ पर माहिर और कंसल्टेंट डॉक्टर्स की कमी है, जो कि एक सवालिया निशान है। यहाँ पर मरीज़ों को ये कहकर मनपसंद लेबॉर्ट्रीज़ में रेफ़र कर दिया जाता है कि यहाँ की MRI मशीन, यहाँ की एक्सरे मशीन, अल्ट्रासाउंड मशीन जो है वो ख़राब है। इसके अलावा यहाँ पर जो हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने फार्मेसीज़ हैं या मेडिकल स्टोर्स हैं, वहाँ पर जो वहाँ का अमला है उनकी मिली भगत से 2 नंबर और बड़ी गैर मयारी जो मेडिसिन्स हैं
उनको बेधड़क बेचा जा रहा है। तो ये वो मसाइल हैं जिससे आवाम बड़ा तंग है। हुकूमत से दरख्वास्त है, अपील है कि इन मसाइल को जल्द अज जल्द हल किया जाए, क्योंकि सेहत एक बुनियादी हक है। तो ये दरख्वास्त जितनी जल्दी हल होगी, आवाम उतनी जल्दी खुश हो सकेंगे। ज़िला झंग में अगर तालीमी मयार पर बात करें तो यहाँ का जो लिटरेसी रेट है वो 65% है, और ज़िला भर में स्कूल्स की तादाद कुछ यूँ है कि यहाँ पर 1114 प्राइमरी स्कूल्स हैं, 191 यहाँ पर एलिमेंट्री स्कूल्स हैं, यहाँ पर हाई स्कूल्स की तादाद 151 है, 17 यहाँ पर हायर सेकेंडरी स्कूल्स हैं। इसके अलावा 21 कॉलेजेस हैं जिनमें 11 कॉलेजेस फ़ीमेल्स के लिए जबकि 10 कॉलेजेस मेल्स के लिए हैं। और आला तालीमी सहूलियात फराहम करने के लिए यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ झंग भी है। तालीमी मसाइल पर बात करें तो यहाँ पर स्कूल्स में जो असातिज़ा की सीट्स हैं मंजूर शुदा वो 12,203 हैं, जिनमें से 9,706 सीट्स पर तो असातिज़ा मौजूद हैं और अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, लेकिन तकरीबन जो बाकी सीट्स हैं वो ताहाल खाली हैं। इसके अलावा जो मज़ीद देखने को मिला है कि यहाँ पर तकरीबन 7 स्कूल्स की इमारत को जुज़वी ख़तरनाक करार दे दिया है, जबकि 2 स्कूल्स की इमारतों को मुकम्मल तौर पर ख़तरनाक करार दे दिया गया। और जो बेसिक इश्यूज़ देखने में मिले हैं वो ये कि यहाँ पर स्कूल्स की बाउंड्री वॉल नहीं है, यहाँ पर टॉयलेट ब्लॉक्स नहीं हैं, प्लेग्राउंड्स नहीं हैं, पानी साफ़ नहीं है, इसके अलावा लाइब्रेरीज़ नहीं हैं, लेबॉर्ट्रीज़ नहीं हैं। तो ये वो मसाइल हैं जिनकी वजह से फिर पेरेंट्स को महंगे स्कूल्स का, प्राइवेट स्कूल्स का रुख करना पड़ता है, और जब प्राइवेट स्कूल्स की फ़ीसें नहीं भर पाते पेरेंट्स तो वो बच्चों को घर बैठा लेते हैं, और यूँ बच्चों का जो एक बुनियादी हक है तालीम वो उनसे छिन जाता है। तो हुकूमत से दरख्वास्त है कि इन तमाम मसाइल पर ज़रा गौर व फिक्र करें और इनको जल्द अज जल्द हल करने की कोशिश करें। नाज़रीन, ज़िला झंग में अगर क्राइम रेट की बात करें तो यहाँ पर क्राइम ग्राफ बढ़ता नज़र आया पिछले कुछ सालों में। अगर हम 2021 और 2022 का मुवाजना करें तो 2021 में जो वेपन के केसेस रिपोर्ट हुए वो तकरीबन 601 थे, जबकि 2022 में 787 हो गए। मनशियात की खरीदो फरोख्त के जो केसेस रिपोर्ट हुए वो 503 थे, जो कि 2022 में 784 हो गए। नेशनल एक्शन प्लान के तहत जो केसेस रिपोर्ट हुए वो 2021 में 172 थे, जबकि 2022 में 278 हो गए। अब पीओ इश्तिहारी मुलजिमान जो गिरफ्तार हुए वो 2021 में 943, जबकि 2022 में 1273 थे, और सीए इश्तिहारी मुलजिमान जो गिरफ्तार हुए वो 2021 में 363, जबकि 2022 में 718 थे। आवाम को नज़्मो ज़ब्त, उनका अमन व अमान कायम रखने के लिए यहाँ पर जो थाने हैं वो तकरीबन 14 हैं और पुलिस चौकियाँ 19 हैं, जबकि एहलकारों अफसरान समेत यहाँ पर जो नफरी है वह 2480 है। अब महकमा पुलिस काफ़ी मसाइल का शिकार है, जिसमें सरे फहरिस्त आ जाते हैं पुलिस की जो नफरी है उसकी किल्लत, फिर उसके अलावा तफ्तीश के लिए मुकम्मल प्रॉपर सहूलियात नहीं है, यहाँ पर जदीद आलात नहीं हैं, फिर ट्रांसपोर्टेशन के मसाइल हैं। लेकिन जहाँ एक तरफ महकमे को दरपेश हैं मसाइल, वहीं आवाम को भी कुछ महकमे से शिकायत हैं। उनका कहना है कि जब हम थाने जाते हैं तो इखलाकियात का बड़ा मसला देखने को मिला है, उसके अलावा करप्शन के बड़े अवामिल हैं। फिर कुछ केसेस अगर वो रिपोर्ट करवाने आते हैं तो महकमा सिर्फ इस बिना पर वो रिपोर्ट नहीं करता कि उनकी कारकर्दगी में फ़र्क आ जाएगा। तो ये वो मसाइल हैं जिस पे हुकूमत को फ़ौरी तौर पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। नाज़रीन, ज़िला झंग का जो आमदनी और रोज़गार का सबसे बड़ा ज़रिया है वो है यहाँ की ज़राअत, और यहाँ की काबिले काश्त ज़मीन का तकरीबन 85% जो है वो नहरी पानी से सैराब होता है, और इन नहरों में हवेली, रंगपुर और लोअर जहलम कैनाल आ जाती है। यहाँ की आम फसलों में गंदम, गन्ना, चावल, जौ और चना वगैरह शामिल हैं। लेकिन यहाँ की जो अहम फसलें हैं, बहुत टॉप ऑफ द लिस्ट हैं, वो आ जाती हैं गंदम और गन्ना। और अगर इस ज़िला की बात करें तो इसका शुमार होता है पंजाब के उन बड़े अजला में जो गंदम और गन्ने की हैवी पैदावार देते हैं। और इस वक्त यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हम गन्ने के खेत में हैं और गन्ने की सफाई चल रही है, तो मैंने सोचा चलो मैं भी कर लेती हूँ साथ, और साथ में आपको थोड़ी सी बातें बता रखते हैं। गन्ने की अगर बात करें तो यहाँ पर उसको कैश क्रॉप कहा जाता है। उसका अंदाज़ा आप इस बात से लगाएं कि
इस पूरे ज़िला में तकरीबन 5 शुगर मिल्स हैं। वाओ। और इसके अलावा यहाँ पर 2020 में जो गंदम की पैदावार हुई थी वो 6,60,000 एकड़ पे हुई थी माशाल्लाह। और अब यहाँ पर गुड़ भी बन रहा होगा, सब कुछ क्योंकि सीज़न चल रहा है। और यहाँ पर सिर्फ यही चीज़ें नहीं, यहाँ पर आपको पोल्ट्री देखने को मिलेगी। यहाँ पर मवेशी बड़े लेवल पर पाले जाते हैं। फिर इसके अलावा बहुत सारे परिंदे हैं, जैसे बत्तख है, तलियार है, फिर सैंड ग्राउस है, फिर हंस है। और उसके अलावा सर्दियों में जो यहाँ पर हिजरत करके आते हैं जंगली हंस, वो भी यहाँ पाए जाते हैं। तो अभी मैं करती हूँ थोड़ी सी गन्नों की सफाई, क्योंकि सफाई के बाद इसे हमने लेके जाना है वेलने पे। इसका बनाएंगे हम गुड़, और आपको भी आज मैं लाइव गुड़ बनता दिखाऊंगी। व्यूअर्स, अभी मैंने आपको दिखाया, गन्ने के खेत का विजिट करवाया कि कैसे गन्ने को काट के उसकी सफाई करके उसे इकट्ठा किया जाता है, और उसके बाद गन्ने का प्रोसेस होता है कि उसे गुड़ में कैसे बदला जाता है। इस वक्त मैं एक, इसे वेलना बोलते हैं, वेलने पे मौजूद हूँ। और यहाँ पे क्या होता है कि अभी मैंने वहाँ पे गन्नों का रस निकाला, उसके बाद फिर उस रस को इस कढ़ाई में पकाया जाता है। और ये बार बार कुछ कितने घंटे का प्रोसेस होता है, 35 यानी आधे पौने घंटे तक इसको पकाया जाता है। और जो इसके इम्प्योरिटीज़ होते हैं ना, वो हीट की वजह से ऊपर सतह पर आ जाती हैं, उनको इकट्ठा करके बार बार रिमूव करके साइड पे निकाल दिया जाता है। और ये फिर साफ जो रॉ होती है इसको थिक किया जाता है, डेंस होती रहती है। जैसे ही गाढ़ी होती है तो इसको इस बॉक्स में, लकड़ी का ये बॉक्स इसमें डाल लेते हैं। और गुड़ की ये पेसियाँ, हम तो पेसियाँ बोलते हैं, आप लोग वैसे क्या बोलते हैं? डलियाँ, रोड़ियाँ बोलते हैं इसको ये लोग। तो ये बन रही हैं, और ये देखें कितना नेचुरल तरीका है मिठास का। हम ऐसे ही चीनी की तरफ जाते हैं, वो अनहेल्दी भी है, और ये एक कुदरती तरीका है, मीठे का मीठा और हेल्थ की हेल्थ। तो जो शुगर है वो इसकी फर्दर फॉर्म है, वो फैक्ट्रीज में जाती है, रिफाइंड होती है, हो के बनती तो वो भी गन्ने के रस से ही है। लेकिन जो नेचुरल तरीका है, अच्छा मेरी कुछ डलियाँ बड़ी प्यारी बनी हैं, कुछ दूर आपने देखा है कि हम जब अपने दोस्तों मेहमानों को प्यारे प्यारे जो हमारे तोहफों में शुमार होता है, वो गन्ने की खास वो होता है, गुड़ की खास फॉर्म होती है जिसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड होते हैं, महंगे वाला गुड़ कहते हैं उसको। तो व्यूअर्स, मैं तो ये गुड़ बना रही हूँ, जब तक ये ख़त्म होता है मैं इसको फिनिश करके ही जाऊँगी। आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट जगह पर। शहरनामा का मकसद है आपको किसी भी खित्ते की खूबसूरती दिखाना, तारीख दिखाना, और ख़ास तौर पर सकाफ़त दिखाना जो आहिस्ता आहिस्ता मांद पड़ती जा रही है। आज मैं आपको सकाफ़त का एक बड़ा खूबसूरत रंग दिखाने वाली हूँ। मेरे साथ कुछ ढोल नवाज मौजूद हैं जो शेख फैसल और शेख सकलैन के नाम से हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं इनकी परफॉर्मेंस, फिर उससे बात करेंगे कि आखिर ये सब है क्या और कैसे शुरू किया। जी असां फरडीना कूड़ा दे हदीना, असां फरडीना कूड़ा दे हदीना, ठगी करंदे हिक वारना, असां ता यारा दे यारना, असां ता यारा दे यारना, असां ता यारा दे यारना, असां ता यारा
अरे भाई वाह 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 वाह, मतलब हमारे पंजाब की सकाफत, ढोल और इतने छोटे छोटे ढोल नवाज, मतलब वो कहते हैं ना छोटा पैकेट बड़ा धमाका। तो ये धमाके कहाँ से आए हैं मेरे साथ? ये तो है शेख सकलैन और ये शेख फैसल। ये अबाओजदाद से मतलब आपके बाप दादा करते आ रहे हैं या आपने इसको स्टार्ट? नहीं, ये हमारे दादा परदादा काम करते हैं और ये हमारा मतलब के पेशा ही है ये ढोल बजाना। अच्छा। और हम छोटे से थे, पढ़ाई करते थे, स्कूल में जाते थे और पढ़ाई मतलब कितना हमारा तो ज़हन नहीं था पढ़ाई करने का, लेकिन हम मतलब कि अपने जो उस्ताद थे, टीचर थे स्कूल वाले, तो उनको भी हम ढोल सुनाते थे। अच्छा। तो वो हमें डांटते थे कि तुम्हारा ढोल मतलब कि तुम ढोल बजाते हो, पढ़ाई तो तुम करते नहीं हो। तो उसकी वजह से हमारे जो अब्बू जान हैं तो उन्होंने हमें उनके जो है ना पितरेर मतलब के जो चचा के बेटे हैं, अच्छा। तो उनके पास हमें ले गए और उनके पास छोड़ा। हमें भी शौक था ढोल सीखने का, तो जो हमारे उस्ताद हैं सिंगर जाकिर अली शेख और उस्ताद मोहम्मद निवाज शेख, अच्छा। उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हम इस मकाम तक पहुंचा। अरे भाई ये बात होती है अच्छी कि आप अपने उस्तादों को याद रखें हमेशा। जी, एक तो मैं भूल जाती हूँ, शेख सकलैन ये थे शेख फैसल। फैसल साहब बताएं कि इतने छोटे से पैकेट में इतना बड़ा धमाका कैसे हो रहा है? बस के हमारा एक शौक था। हमने शुरू से सोचा था कि हमने ढोल बजाना है, साथ में दोनों भाई रहना है। तो पढ़ाई का शौक है, पढ़ना जारी है साथ या नहीं? नहीं, पढ़ाई छोड़ दी है। ये तो गलत बात है, मतलब आप फन भी करें लेकिन पढ़ाई तो जरूरी है। नहीं, इतनी सी कर रही है कि हमें समझ आ जाए। चलें, ये बाकी दुनिया सिखा देगी। हाँ, दुनिया सिखा बिल्कुल देगी। इस तरह। और हमारे शो के वजह से आपको पूरी दुनिया में इंशाल्लाह देखा जाएगा। बहुत मेहरबानी। मैं चाहती हूँ लास्ट एक खूबसूरत सी परफॉर्मेंस देने से सारी जिंदगी याद बहुत रहे। मेहरबानी। 1 2 3 गो। Yasu Panju Har Kabu. नाज़रीन, मैं तो जंग में आकर हैरान हो गई हूँ, परेशान हो गई हूँ कि यहाँ पर आपको अल्लाह ताला की कुदरत की हर चीज़ नज़र आ रही है। मतलब दरिया क्या, फसलें क्या, खेत क्या, और फिर सहरा भी यहीं पे है और वो भी हरा भरा लहलहाता हुआ खेतों से भरपूर। इस वक्त मैं जंग की तहसील 18 हज़ारी से तकरीबन 30 किलोमीटर के फासले पर अजीम सहरा थल में मौजूद हूँ। यकीन नहीं आ रहा कि ये सहरा है, क्योंकि यहाँ पर हर तरफ जो है वो चने की काश्त कर रखी है। मुझे यहाँ कर पता चला कि जो चना है वो सहरा में लगता है और यहाँ पर आप जहाँ दूर दूर तक नज़र दौड़ाएं सिर्फ आपको चना ही काश्त हुआ नज़र आ रहा है। ये जो सहरा है ये मियाँ वाली, खुशाब, लैया, भक्कर तक के इलाकों में मुकम्मल या जुज़वी तौर पर फैला हुआ है। और आपको एक बात बताऊँ कि पाकिस्तान का जो मजमूई तकरीबन 2.2 बिलियन एकड़ पर चना काश्त किया जाता है और यही वो थल है जहां से इस टोटल काश्त का 80% से भी ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाता है। और इस वक्त भी यहाँ पर लहरें बहरे हुई हैं चने की। यहाँ पर पानी की कमी होती है क्योंकि गर्मियों में यहाँ पर दरख्तों की कमी है, उसके अलावा बारिशें नहीं होती जिसकी वजह से बादल नहीं बनेगा, बारिश नहीं आएगी। तो यहाँ पर जो चने को इस वक्त पानी मिल रहा है वो सर्दियों में जो बारिश होती है वही गुजारा चल रहा है। तो मैं तो पहली दफ़ा सहरा में आई हूँ, एंजॉय कर रही हूँ, आप भी मेरे साथ एंजॉय करें। मुझे पानी से कितना डर लगता है ये मैं आपको बता भी नहीं सकती, लेकिन सिर्फ आपको ये खूबसूरत नज़ारा करवाने के लिए मुझे इस कश्ती में बैठना पड़ा और इतने तेज़ बहाव में हम सैर कर रहे हैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि ये है हमारा झंग का तरीमू हेड, जिसे तरीमू बैराज भी कहा जाता है और ये 2 दरियाओं के संगम पर वाक़ है। जब हम झंग आए तो यहाँ की सरजमीन पर आते ही हमने 2 लोक किरदारों के नाम सुने, हीर और रांझा।
उनके संगम को देखते हुए फिर एक और संगम हमारे जहन में आता है, वो आता है दो दरियाओं का संगम, जैसे दरियाए झेलम और दरियाए चनाब। इस पॉइंट पर दरियाए झेलम जो है दरियाए चनाब में गिरता है और ये जो डैम है ये झंग से तकरीबन 25 किलोमीटर की मसाफत पर तहसील 18 हज़ारी में वाक़ है और इस डैम को 1940 में तामीर किया गया था, यहाँ पर बनाया गया था। यहाँ पर चनाब का जो पानी है वो ज़ख़ीरा किया जाता है और जैसे कि झंग जो है वो सारा साल सैलाब की तबाहकारियों का शिकार रहता है तो उससे बचाव के लिए भी ये डैम जो है इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं तो कर रही हूँ सैर, थोड़ा थोड़ा मेरा डर भी उतर गया है, लेकिन यकीन करें बहुत डर लग रहा है। आप भी मेरे साथ सैर करें। मौजूद हूँ जिला झंग की तहसील शोरकोट में और तारीखदान बताते हैं कि इस इलाके का नाम मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ हुआ करता था, जैसे कि समीर कोट, आशोर कोट, ईश्वर कोट, शिव कोट, सूर कोट और शोर कोट। और ये खित्ता समीरियों, बाबलियों और आशोरियों की तहजीब व तमद्दुन का गहवारा हुआ करता था। यहाँ के जो खंडरात हैं वो बताते हैं कि 10,000 कब्ल मसीह भी यहाँ पर जिंदगी के आसार मिलते हैं और ये इलाका बड़ा ही शानो शौकत के साथ भरा हुआ था। ये जो कला था एक शानो शौकत के साथ खड़ा था, लेकिन आज इस कले के सिर्फ खंडरात बाकी हैं और ये कला कहलाता है भड़। आप भी मेरे साथ नज़ारा कीजिए इस कले का। ज़िला झंग को मिनी मुल्तान कहा जाए तो कोई बईद नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये शहर अल्लाह ताला के बड़े प्यारे नेक बंदों की मज़ारात की घनी छाँव में आबाद है। इस शहर को अल्लाह के औलिया कराम ने अपना मस्कन तो बनाया, लेकिन आज भी यहाँ पर कई मज़ारात ऐसे मौजूद हैं जहाँ पर अल्लाह के प्यारे नेक बंदे अपनी आखिरी आराम गाहों में आराम फरमा रहे हैं। यहाँ पर जो मज़ारात कायम हैं उनमें गोजरा रोड झंग पर कायम दरबार महनी शरीफ रहमतुल्लाह अलैह, तहसील शोरकोट में कायम दरबार हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत शाह जीवना, झंग सदर में कायम मज़ार माई हीर, झंग शहर में कायम दरबार पीर हाथीवान, तहसील 18 हज़ारी में कायम मज़ार हज़रत 18 हज़ारी, शोरकोट मुल्तान रोड पर कायम दरबार हज़रत शाह सादिक नहंग, गढ़ महाराजा रोड पर कायम दरबार रोडू सुल्तान और पीर मीरक सयाल शामिल हैं। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के माई बाप के मज़ार पर और अकीदतमंदान हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर जाने से पहले यहाँ सलामी देते हैं। आइए मैं आपको अंदर का नज़ारा करवाती हूँ। सूफिया के नज़दीक इश्क का मुहर्रक हुस्न है और हुस्न से मुराद
अल्लाह ताला की ज़ात पाक। झंग की सरजमीन पर कदम रखते ही आपकी निगाहें अदब से झुक जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर इल्मो हिकमत से बहरावर, मार्फत के पैकर, ईमानी और जलाली जगमगाहटों से भरपूर हस्ती बसती है। आपने अपना पैगाम फ़ारसी और पंजाबी ज़ुबान में हर ख़ास व आम तक पहुँचाया और लोगों के दिलों में रूहानियत का इनकलाब पैदा किया। आपका नाम हज़रत सखी सुल्तानुल आरफ़ीन सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैहि है और मैं आप ही के मज़ार पर मौजूद हूँ। आप 1630 को झंग की तहसील शोरकोट में पैदा हुए। आपका शजरा नसब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मिलता है और आपने शेख पीर अब्दुल रहमान कादरी रहमतुल्लाह अलैह के हाथों पर बैत की, जिनका ताल्लुक़ गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की औलाद से है। रूहानियत में कमाल के दर्जे को फ़क्र कहा जाता है और हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह को फ़क्र में नुमाया मकाम हासिल था। इसीलिए दुनिया आपको सुल्तानुल आरफ़ीन और सुल्तानुल फ़क्र के नाम से याद करती है। आपने पंजाबी और फ़ारसी में 140 से ज़ायद कुतुब लिखी, तसानीफ़ लिखी, लेकिन आपकी अबियात बाहू ने आपको औजे कमाल तक पहुँचाया। आपने दर्स दिया मुर्शद से मोहब्बत और अकीदत का, दुनिया की बेसबाती का, इखलाकियात का और ज़ाहिर बातिन की सफाई का। और इस वक्त मैं आपके मज़ार पर मौजूद हूँ दुआ के लिए। और आपका जो सबसे खूबसूरत कलाम जो आज भी लोगों के दिलों में गूंज की तरह गूंजता है, और आपकी जो हू की तकरार है वो इस धरती पर गूंजती है। आपका वो कलाम अलिफ अल्लाह चंबेदी बूटी मुर्शद मन विच लाई हूँ, नफ़ी असबात दा पानी मिलिया हर रगे हर जाई हूँ। नाज़रीन, दिन ढल चुका है और सूरज अपनी ख्वाबगाह में दाखिल होने को है और आपसे इजाज़त लेने का वक्त भी आ गया है। लेकिन जाते जाते मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी कि ज़िला झंग के खित्ते की सैर करते हुए मुझे हर तरफ तारीख़ के औराक बिखरे हुए नज़र आए। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं सिकंदर यूनानी की फ़ौजों में से हूँ। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं इब्ने बतूता के सफ़रनामों की कहानियों की सैर कर रही हूँ। मुझे हीर की इस धरती पर रांझा मझियाँ चराता हुआ नज़र आया। और सबसे खूबसूरत और बढ़कर ये कि हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह की हू की तकरार मुझे आज भी इस खित्ते में सुनाई दी। यकीनन मेरे साथ आपने भी ज़िला झंग की सैर को बहुत एंजॉय किया होगा। बहुत जल्द आपसे मिलूंगी आपके शहर में और अगले हफ्ते लेके आऊँगी आपके लिए शहरनामा का नया मज़ेदार क्रिस्पी एपिसोड। तब तक के लिए मुझे मेरी शहरनामा की टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।